हम सदा एक हो राह में निजी चले, जो मिले बस गले से लगाते चले। तो मैंने कविताएं दी, हाँ। मेरखुआ दी, अढ़ुआ दी, कील दी, ओंगन दिया, मेरा दिया, गोफनी दिया, यानी ऐसे शब्दों को मैंने कविता के रूप में समाहित करके गांव के सौंधापन पुस्तक पर मैंने कविताएं लॉन्च की हैं कि जो शब्द आने वाली पीढ़ी में आने वाले समय पर विलुप्त हो जाएंगे, तो कहीं हमारी भारत के अंदर गांव की संस्कृति, फिर बुंदेलखंड जैसी संस्कृति विलुप्त न हो, वो जीवित रहे। इसलिए इस तरह के बिंदुओं को समाहित करके मैंने ये पुस्तक। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। साथियों, मैं आज आ गया हूं अपने बांदा जिले के बबेरू तहसील के कवि सम्राट श्री रामकरण सृजल जी के आवास पर। दोस्तों, जब हमने सुना इनके बारे में, बहुत सारी ख्यातियां और प्रशस्ति पुरस्कारों से सर जी को नवाजा गया है और कई हजार कविताएं गुरु जी के द्वारा अच्छे अच्छे मंचों पर प्रस्तुति दी गई हैं। दोस्तों, बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जी, जिस तरह आपने कहा जी कि आपके YouTube चैनल पर मेरा स्वागत है, उसी तरह मैं भी कहता हूं कि तहे दिल से आपका भी, आपके चैनल का मेरी तरफ से हार्दिक शुक्रिया। गुरु जी, जब हमें पता चला हम बहुत ही खुश हुए और ये मेरे लिए आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आपके सानिध्य आया हूं और ये हमारा जो विशेष टाइम है वो कुछ विशेष चर्चाओं के लिए मिला हुआ है। इस सुनहरे अवसर को किस रूप में हम देखेंगे और आगे हम खुद पूरी बातें करेंगे। आप ये जो गुरुजी कविताओं का संग्रह है, कितने वर्षों से कर रहे हैं? लगभग मेरी जो लेखन की प्रक्रिया है, ये 40 वर्ष पूर्व से, मान के चलिए कि मैं 57-56 साल का हूँ, 55 प्लस पर। क्या बात तो है। जब मैं 15-16 साल का था, तब से ही लिखना चालू कर दिया। अच्छा। और अनवरत बराबर आज तक मैं लिखता चला आ रहा हूँ। उसी का परिणाम है कि मेरे पास कई हजार गीत, कई हजार गजल, कई हजार मुक्तक, कई हजार दोहे संकलित हैं। मेरी ढेर सारी पुस्तकें, लगभग 11 मेरी एकल पुस्तकें प्रकाशित हैं। क्या बात। और साझा संकलन तो सैकड़ों की तादाद में प्रकाशित है जी। वो इस तरह से लिखने और प्रकाशित करने का मौका मिला। और एक सबसे बड़ा गर्व की बात है कि मेरे पास कविता संग्रह से लेकर के महाकाव्य तक प्रकाशित। वाह वाह, बहुत खूब। मैंने महाकाव्य, खंड काव्य, गजल संग्रह, गीत संग्रह, मुक्तक संग्रह, कविता संग्रह, सारी पुस्तकें सारी विधाओं पर लिखा है। तो बड़ा आनंद आता है। और फिर आप लोगों के चैनल में जब आप लोग पूछते हैं ना, तब तो और बहुत बड़ा आनंद। गुरुजी, मेरा पहला सवाल है, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। जी। आप उस लम्हा को याद करिए जब आपने पहली बार आपकी कविता लिखी गई हो, और उस उम्र को आप जरा उस अपने बीते हुए लम्हों को याद करिए। आपने पहली कविता क्या लिखी थी और किस मंच पर आपने उसको सुनाया था, और कब से आपको लगने लगा कि मुझे इस विधा में कार्य करना चाहिए, और किससे आप प्रभावित हुए? जी, आपको बता दूं, मैं हमारे प्रॉपर बबेरू में एक जेपी शर्मा इंटरमीडिएट कॉलेज है। जी जी जी। मैं उसका स्टूडेंट हुआ। बहुत खूब। और मेरा मानना है कि जेपी शर्मा इंटरमीडिएट कॉलेज जैसा कॉलेज माध्यमिक के क्षेत्र में पूरे बुंदेलखंड पर आपको नहीं मिलेगा। इस विद्यालय की आज भी छात्र संख्या तकरीबन 5000 प्लस है। करेक्ट। और उस विद्यालय में लगभग 72 यानी 72 शिक्षकों का स्टॉफ है। क्या बात। मैं वहाँ का स्टूडेंट हुआ करता था। और इस विद्यालय में प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव हुआ करता था। तो मैं इंटर फाइनल या फर्स्ट ईयर का छात्र था। और मैं दर्शक दीर्घा पर बैठा था। मेरे ही क्लास के एक मेरे मित्र मंच पर एक गीत सुना रहे थे। वो गीत सुना रहे थे, मैं ताली बजा रहा। क्या बात है। उसकी एक पंक्ति इस तरह से आई कि मेरे उस किशोर मन को, क्योंकि उस समय मेरी किशोरावस्था थी, तो मेरी किशोर मन को झकझोर दिया। वो मैं उसी सभा में बैठे बैठे, उसी कार्यक्रम में बैठे बैठे एक लाइन बनाई। क्या बात है। और वो लाइन जैसे बन गई तो मैं बार बार उस लाइन को मन में गुनगुनाया कि कहीं भूल ना जाए। बार बार मैं उसको गुनगुना रहा था कि कहीं भूल ना जाए। लेकिन फिर वो भूल ही नहीं। याद आई। और उस लाइन को लेकर के जब मैं शाम को घर में बैठा, रात को घर में बैठा, तो फिर वो कविता बन गई। क्या बात है। और जब वो कविता बन गई तो बस फिर वहीं से लिखने का सिलसिला चालू हुआ। जीवन की यात्रा शुरू हो गई।
फिर मैं तो लिखता गया। आप उस कविता को जरा गुनगुना दीजिए। जी हाँ। जहां से आप फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं। चलिए उसी की पहली लाइन में सुनाता हूँ, जो बनी थी उस कार्यक्रम में। हाँ। कि दीप से दीपी को हम जलाते चले। क्या बात बस केवल इतनी ही लाइन उस कार्यक्रम में बनी थी। वाह वाह। केवल इतनी लाइन। और जब इतनी लाइन ये कार्यक्रम में बनी, फिर मैं आकर के घर में उसको पूरा करता हूं। क्या कि दीप से दीप मिलकर जलाते चले, पैर को पैर मिलकर बढ़ाते चले, हम सदा एक हो राह में निजी चले, जो मिले बस गले से लगाते चले, जो मिले बस गले से लगाते चले, जो मिले बस गले से। और बस फिर सिलसिला चला और हम गले लगाते ही चले गए आज तक भी। आपकी गुरुजी पहली पुस्तक कौन सी लॉन्च हुई, जिसका आपने शीर्षक क्या था उसका? जी, इस सबसे पहली जो मेरी पुस्तक आई जी, उसको लोकोदय प्रकाशन लखनऊ ने पूरी सफलता के साथ छापा और उस पुस्तक का नाम था मुक्तावली। मुक्तावली। जी हाँ, इस पुस्तक के अंदर केवल 4-4 पंक्तियों के मुक्तकों का शेयर है। क्या बात है। वो केवल मुक्तकों का संग्रह है और इस पुस्तक के अंदर 555 मुक्तक 555 मुक्तक इस मुक्तावली नाम की पुस्तक पर संग्रहित है। हाँ। जिसको लोकोदय प्रकाशन लखनऊ ने प्रकाशित किया। हाँ। और इसके बाद जो दूसरी मेरी पुस्तक आई, हाँ। उसको भी लोकोदय प्रकाशन लखनऊ ने प्रकाशित किया और उस पुस्तक का नाम है गांव का सौंधापन। क्या बात है। गांव की कुछ ऐसी चीजें हाँ। जो अब विलुप्त होने की स्थिति में आ गई, जी। उनको मैंने शीर्षक बना करके इस पुस्तक के अंदर कविता के रूप में समाहित किया है। हाँ, जरा हो जाए 2 लाइन। जी जी बिल्कुल। गांव का सौंधापन। जैसे गुरुजी कोई मंगाना चाहता है किताबें तो मेरी सारी ये पुस्तकें अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में और संबंधित प्रेसों में उपलब्ध हैं। कोई चाहता है तो बिल्कुल आप अमेज़न पर जाएंगे, फ्लिपकार्ट पर जाएंगे, वहाँ डॉक्टर रामकरण साहू सजल करके आप डालेंगे तो मेरी पूरी सीरीज आपके सामने आ जाएगी। कि गांव का जो सौंधापन है बुंदेलखंड क्षेत्र को बहुत प्रभावित करती होगी। जी जी बिल्कुल, इसलिए कि उसके सारे बिंदु, जैसे कि एक ही बिंदु हम मान लें, हाँ। गांव के स्तर पर हमारे कच्चे मकान हुआ करते थे जी। तो कच्चे मकान की दीवार पर पानी पर के वो दीवार कट न जाए, इसलिए हम खपरेल जो होता था, हमारा छप्पर जो होता था, हाँ। उसको 3 फुट 4 फुट आगे निकाल देते थे। जी जी। ताकि पानी की बौछार, पानी का जो दीवार में छींटा है वो दीवार में न पड़े। क्या बात है। और उसको कहते क्या थे? ओरतिया। औरतिया, बहुत खूब। जो वो निकालते थे आगे, हम उसको हम कहते थे ओरतिया। हम अपनी भाषा में उसको वरिया बोलते हैं। वरिया बोलेंगे। हाँ। कहीं उरिया बोलेंगे, कहीं ओरतिया बोलेंगे। हाँ। और जब उसको हम जब ये पक्की इमारत के रूप में लेके आए तो उसको फिर हमने छज्जा कह दिया। क्या बात है। वारजा कह दिया। छज्जा। तो छज्जा जी। तो ये कह दिया। तो इस तरह के बिंदु, हाँ। जैसे कि उस पर एक बिंदु होगा, हमारे गांव में अभी तो कम, लेकिन हम लोगों के जमाने में ज्वार बाजरा के बहुत खेत होते थे। हाँ, ज्वार बाजरा की बहुत बड़ी फसल होती थी। जी जी। और ज्वार बाजरा की फसल इतनी बड़ी होती है कि उसके भुट्टे पर, उसकी बाली पर अगर कोई चिड़िया बैठ जाती है ना, तो फिर हम मेड़ से उसको देख नहीं पाते। तो उसके देखने के लिए खेत के बीच में 4 बल्लियां गाड़ करके हम लोग बनाते थे मचान। हाँ। और उस मचान के ऊपर चारपाई बांध देते थे, लेकिन उसको मचान आप लोग कहते थे, लेकिन हमारे गांव देहात में उसको कहा जाता था मैरा। मैरा, करेक्ट। और उस मैरा के ऊपर एक व्यक्ति बैठता था। हाँ। कोई पुरुष बैठे या महिला बैठे, और उसके हाथ में एक रस्सी के धागे से बनी हुई गोफनी होती थी, जिसमें हम एक ढेला फंसाते थे और भांज के मारते थे तो 100 50 मीटर तक जाता था और वहां तक की चिड़िया उड़ जाती थी। जी जी। तो उस पुस्तक पर मैंने इन सारी चीजों का उल्लेख किया। क्या बात है। उसकी कविता है उरतिया, उसकी कविता है गुफनी, उसकी कविता है मैरा। अभी एक देखेंगे, हमारे गांव क्षेत्र में जो बैलगाड़ी होती थी, हाँ। उस बैलगाड़ी के जो पहिए होते थे वो धुरे में, लोहे के धुरे में फंसे होते थे। क्या बात है। तो उसके बीच में हम ओंगल लगाते थे। हाँ हाँ।
सन को लपेट कर, सनई को लपेट करके तेल के माध्यम से मैरा वो लगाते थे ओवन, और जिससे उसका जो ढनंगने का काम था, उसका घूमने का जो उसका काम था, वो सरल हो जाता था और बैलों को ज्यादा, जानवर को ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। बैरिंग का कार्य, बैरिंग का कार्य करता था, वो आराम से खिसक जाता था, आराम से ढंग जाता था। तो इन सारी चीजों को जैसे अभी देखते हैं, आपने चावल बनवाया, और चावल बनाने के बाद में जब घर लेकर के आते हैं तो हमारी माताएं बहनें उनको बिनती हैं, और कहीं कहीं एक आध धान उसमें मिल जाता है, क्योंकि धान से ही हम राइस बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो धान मिल जाता है। तो उस धान को हम क्या कहते हैं जब चावल से निकालते हैं? मेरा खुआ। तो मैंने कविताएं दी, मेरा खुआ दी, अढ़ुआ दी, कील दी, ओंगन दिया, मेरा दिया, गोफनी दिया, यानी ऐसे शब्दों को मैंने कविता के रूप में समाहित करके गांव के सौंधापन पुस्तक पर मैंने कविताएं लॉन्च की हैं कि जो शब्द आने वाली पीढ़ी में, आने वाले समय पर विलुप्त हो जाएंगे, तो कहीं हमारी भारत के अंदर गांव की संस्कृति, फिर बुंदेलखंड जैसी संस्कृति विलुप्त न हो, वो जीवित रहे, इसलिए इस तरह के बिंदुओं को समाहित करके मैंने ये पुस्तक गांव का सौंदर्य। बहुत ही अनूठा और सराहनीय आकार है, आप प्रशंसा के पात्र हैं। और गांव का सौंधापन, अगर आप लोग इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर उपलब्ध है। गुरुजी, इसके बाद मैं अपने सवालों की शुरुआत करता हूँ। अब तक आपने कितनी हजार पुस्तकों को लिखा है और प्रकाशित करवाया है? जी, हजार की बात नहीं करेंगे पुस्तकों की, मैंने रचनाएं तो हजारों की तादाद में लिखी। क्योंकि एक एक पुस्तक में 250-300 रचनाएं होती हैं। जैसे मैंने भी बताया आपको कि मैंने मुक्तावली लिखा, एक ही पुस्तक के अंदर 555 मुक्तक हैं। तो अभी तक जो मेरी पुस्तकें प्रकाशित हैं, वह 11 तो मेरी एकल पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिन पर केवल मैं अकेले हूं, और लगभग 1 सैकड़ा मेरे साझा संकलन प्रकाशित हैं, जिस पर मुझ जैसे 25 कवि और समाहित होकर के एक पुस्तक को बना देते हैं। किसी की 2 रचनाएं, किसी की 3 रचनाएं, किसी में 4 रचनाएं, इस तरह करके पुस्तकों में रचनाएं होती हैं और साझा संकलन होता है। अब तक आपने हमारे जो भारत के जितने भी केंद्र हैं जी, दूर संचार के माध्यम से आपने किन किन केंद्रों पर अपनी प्रस्तुति दी है? जी, चूंकि जितने भी दूर संचार के केंद्र हैं, उनमें एक आप भी जानते हैं कि क्राइट एरिया होता है। आप अपने क्षेत्र के ही दूर संचार पर अपना प्रसारण करवा सकते हैं। तो हमारा जो बुंदेलखंड है, ये बुंदेलखंड रेडियो स्टेशन छतरपुर के अंतर्गत आता है। वाह वाह। या दूरदर्शन प्रसारण छतरपुर के अंतर्गत आता है। तो छतरपुर स्टेशन से हमारी प्रस्तुति बराबर अनवरत होती रहती है। क्या बात है। 3 महीने का चूंकि 90 दिन का प्रतिबंध होता है, और हर 90 दिन के बाद हम पहुंचते रहते हैं। वहाँ हमारा जो हमारा प्रसारण वीडियो बनाया जाता है, और फिर इसके बाद उसका प्रसारण किया। क्या बात है। अब तक सर इतने उम्र आपकी हो गई और इसी विधा पर ही आप मनोयोग के साथ लगे रहे, और आज तक कितने पुरस्कारों से आपको नवाजा गया, और ऐसा पुरस्कार जो हमारे जनपद के लिए गौरव का विषय हो? देखिए, पुरस्कार तो मुझे बहुत मिले जी, क्योंकि देश के अंदर एक खास बात बता दूं, कवियों के लिए एक स्वर्णिम काल आया 2019 में। क्या बात है। जैसे ही 2019 में कोरोना ने अपना कहर ढाया, तो सारे ऑफलाइन के कार्यक्रम समाप्त हो गए। जितने भी ऑफलाइन के कार्यक्रम थे समाप्त हो गए। तो जब ऑफलाइन के कार्यक्रम समाप्त हो गए, तो अब ये कवि हैं, ये शांत तो नहीं बैठेंगे, एक कलम तो नहीं रुकेगी। तो फिर इसके बाद एक जन्म हुआ ऑनलाइन कार्यक्रम। ऑनलाइन कार्यक्रम का जब जन्म हुआ, तो देश के अंदर 1-2 नहीं, हजारों की तादाद में पटल बन गए, हजारों की तादाद पर मंच बन गए, और बिल्कुल ऑनलाइन। आप बैठे कोलकाता, हम बैठेंगे बुंदेलखंड, अगला बैठेगा श्रीनगर, पिछला बैठेगा पश्चिम बंगाल, और सारे लोग स्ट्रीम यार्ड के अंतर्गत मिल करके या गूगल के अंदर बैठ करके मिल करके, और सारे लोग बेहतरीन काव्य पाठ करते रहे। तो ऐसे मंचों से, देश के विभिन्न मंचों से, और यहां तक मैं कह दूं कि विदेश के विभिन्न मंचों से, मुझे अभी तक मेरा आइडिया है कि तकरीबन 1000 से ज्यादा प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। किंतु उनमें जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसको वास्तविक पुरस्कार कहा जाएगा, और मैं नहीं कहूंगा, जिसको हमारे देश की, हमारे राज्य की सरकार पुरस्कार कहेगी, उसका मैं उल्लेख करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश
ने मुझे 2020 में मेरी आई एक पुस्तक चांद दागी हो गया पर विजय देव नारायण शाही पुरस्कार से नवाजा, जिसके अंतर्गत संबंधित संस्था हिंदी अकादमी उत्तर प्रदेश ने मुझे 40,000 रुपए का ड्राफ्ट और अंगवस्त्र, प्रमाण पत्र आदि आदि लखनऊ बुला करके दे करके सम्मानित किया। बहुत खूब, बहुत खूब। और लगभग एक गौरव इस जनपद को मिला कि इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला इस जिले के अंदर शायद मैं एक पहला कवि और लेखक। ये हमारे जिले के लिए बड़े ही गौरव की बात और है। एक खास बात ये कि बाबू केदारनाथ अग्रवाल के बाद बाबू केदारनाथ अग्रवाल के बाद इस जिले में बांदा जनपद में यह पहला पुरस्कार आया है। तो मैं इस पुरस्कार को तो बाबू केदारनाथ अग्रवाल और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की ही देन मानूंगा, क्योंकि वो मेरे पूर्वज हैं, मेरे अग्रज हैं। उनके कलम को पढ़ करके हम सीखे। पूज्य तुलसीदास जी महाराज, जिनकी ऐसी विधा कि यदि भारतीय सनातन संस्कृति को कोई मानने वाला विश्व के अंदर परिवार है तो उसके अंदर रामचरितमानस मिलेगी। बहुत खूब। और ठीक इसी तरह सर्वहारा समाज को पूरी तरह से समर्थन देने वाले बाबू केदारनाथ अग्रवाल, जिनको देश से विदेश तक उनकी रचनाओं पर शोध किया गया, अध्ययन किया गया और उनको पुरस्कृत किया गया। लेकिन बाबू केदारनाथ अग्रवाल जी के बाद इस जिले को अगर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला, मैं उसके लिए इस जनपद को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने जो लिखा ये मेरे जिले की ऊर्जा है जी। मेरे जिले के लोगों का स्नेह है, मेरे मित्रों का आशीर्वाद है, मेरे अग्रजों का आशीर्वाद है, जिनके कारण मैं लिख पाता हूँ। मैं तो कभी कभी कोई ऐसी पंक्ति लिख देता हूँ कि लिखने के बाद जब मैं स्वयं पढ़ता हूँ तो मैं अपने स्वयं से पूछता हूँ कि क्या इस पंक्ति को मैंने ही लिखा। जब मैं कोई कविता ऐसी लिख देता हूं और लिखने के बाद जब उस कविता को पढ़ता हूं तो मैं स्वयं से प्रश्न करता हूं कि क्या इस रचना को, इस कविता को मैंने ही लिखा है। तो फिर मैं कहता हूं कि नहीं, मेरे अग्रजों का और मेरे पूर्वजों का ये आशीर्वाद और आशीर्वाद के रूप में वो कविताएं आ जाती। जैसे कि आप बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं। जी जी। तो हमारा बुंदेलखंड सदियों से ही पिछड़ा रहा है। जी जी। इस पिछड़ेपन का जो कारण है आप अपने कविताओं के माध्यम से कभी मंच पर प्रस्तुत किया है? जी, मैं प्रयास करता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ। और जहाँ एक व्यक्ति कह लेता है कि बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। बुंदेलखंड पिछड़ा नहीं है। बुंदेलखंड के प्रति जो राज्य की और देश की सरकारों की नीरसता है, क्या बात, उसके कारण बुंदेलखंड पिछड़ा। बुंदेलखंड से जो भी वह चाहे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो और या फिर वह मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारा जो बुंदेलखंड है वो उत्तर प्रदेश के 7 जनपद और मध्य प्रदेश के 11 जनपद, ये कुल मिलाकर के 18 जनपदों का मूल बुंदेलखंड है। इन 18 बुंदेलखंड के जनपदों से, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से हो, जितना राजस्व प्राप्त करती है उस राजस्व को अगर इस बुंदेलखंड के अंदर लगा दे तो मैं कहता हूं यह बुंदेलखंड भारत का दूसरा सोने की चिड़िया होगी। क्या बात है, कश्मीर हो जाएगा। जी हाँ। बहुत खूब। तो कहीं ना कहीं आप अपने क्षेत्र को लेकर बहुत प्रभावित रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगता है। महोदय, आप जैसे महंगाई इस समय बड़ी चरम पर चल रही है। जी जी जी। इस मामले पर आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई पर तो 2 चीजें हैं। कभी कभी तो सीजनल चीजों की महंगाई होने का एक कारण होता है प्रकृति का दुर्व्यवहार, या फिर यूं कह ले हम कि हमारा प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार। जैसे हम मान लें कि अगर सितंबर और अक्टूबर में बारिश ज्यादा हो जाए तो हमारी आलू की फसल नष्ट। आलू की फसल नष्ट तो आलू 200 रुपया का 5 किलो, 40 रुपया का 1 किलो, 50 रुपया का 1 किलो, जैसे कि अभी देख रहे हैं 40 रुपया पर केजी का आलू, 33 रुपया पर केजी का आलू, 45 रुपया पर केजी का आलू। तो इस महंगाई पर तो मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं, और प्रकृति की मार हम पर पड़ना, कहीं ना कहीं हमारे द्वारा प्रकृति का दोहन, हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया तो फिर प्रकृति ने हमें थोड़ा सा
दंड दिया। दंड दिया। यानी मैं कहूंगा प्रकृति, प्रकृति माने ये कह लूंगा स्पष्ट में कि मधुमक्खियों का छत्ता। क्या बात है। प्रकृति मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। हमने हरकत की, उस छत्ते पर एक ढेला मारा, हमको दंड मिला, और फिर उन मधुमक्खियों ने दौड़ के हमको दंड दिया। हाँ। किसी को 4 पॉइंट काटा और किसी को 14 पॉइंट काटा। ठीक, तो उस हमने प्रकृति के साथ गड़बड़ किया, छेड़खानी की, तो प्रकृति ने दंड दी। अक्टूबर में पानी बरसा दिया, सारा आलू सड़ गया, जो भी बचा वो आलू 50 रुपया किलो बिकने लगा। ये है महंगाई का राज। इन चीजों पर ये महंगाई का राज। फिर इसके अलावा जो अन्य वस्तुएं हैं जो सीजनल नहीं है, उनकी स्थिति देखेंगे तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि महंगाई है। बिल्कुल नहीं महंगाई है। भाई आज लोग कहते हैं कि डीजल बड़ा महंगा है, पेट्रोल बड़ा महंगा है। आज से आप 20 साल पहले देख लीजिए, 5 किलो गेहूं पर डीजल मिल जाता था। आज भी 5 किलो गेहूं पर 1 लीटर डीजल मिल जाता है। आज 20 साल पहले देख लीजिए, 5 किलो गेहूं पर 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता था। आज भी 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता है। किस बात की? हम महंगाई कैसे कहते कि महंगाई बढ़ी? नहीं बढ़ी। महंगाई अगर कहीं बढ़ी है तो उसका निश्चित कारण एक ही है, एक ही उसका निश्चित कारण है कि निश्चित कहीं ना कहीं हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की। अपनी स्वयं में हम स्वयं करना नहीं चाहते और प्राप्त करना चाहते हैं। व्यक्ति को अकर्मण्य नहीं, व्यक्ति को क्रियाशील होना चाहिए। क्या बात है। और उसी क्रियाशीलता का परिणाम मैं हूं। मैं अगर कलम कागज लेके बैठ जाता, एक लाइन लिखता और फिर इसके बाद कहता नहीं बनता है, फिर लिखता कहता नहीं बनता है, तो कैसे बनता है? मैंने सतत प्रयास किया, मैंने सतत प्रयास किया। बिल्कुल निराश नहीं होना, प्रयास करना है। निराश नहीं होना, प्रयास करना है। निश्चित आज आपके सामने गुरु जी, आपका ये जो मुस्कुराता हुआ मुखड़े का राज है, आप इतना जो खुश रहते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों? जी केवल एक ही बात है। एक ही बात है इस मुस्कान पर। एक मुझे पौराणिक बात याद आती है जी। जब महाभारत की युद्ध का समय आया, वो कौरव और पांडव दोनों कृष्ण के पास गए और कहा कि महाराज अब तो महाभारत के युद्ध होने वाला है, हम आपसे चाहते हैं कुछ। वो कृष्ण ने कहा कि बताओ क्या चाहते हो? तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु मैं बता दूं। तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं, आप क्यों बता देंगे, मैं पहले आया हूं इसलिए पहले मैं मांगूंगा। तो कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर तुम ठहरो, दुर्योधन को ही पहले मांगने दो। तो दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन तुम मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो दुर्योधन ने कहा कि बस आपकी 18 यक्षिणी सेना मुझे चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि मैंने आपको दिया। इसके बाद अर्जुन से कहा कि अर्जुन अब तुम मांग लो। लेकिन मांगोगे तो क्या? 18 यक्षिणी मेरी जो सेना थी, इसको तो युधिष्ठिर ले गया, इसको ले गया दुर्योधन ले गया, तुम क्या मांगोगे? तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु सबसे खास बात तो वही है कि दुर्योधन वही छोड़ गया जो मुझे चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि क्या? बस प्रभु आपकी मुस्कान मुझे चाहिए। क्या बात। आप और आपकी मुस्कान मुझे चाहिए। जैसे कि आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं ना, मैं आपसे बात करूं तो बस इस साक्षात्कार में मुझे कुछ खास ना चाहिए, आपकी मुस्कान मुझे। बहुत खूब। इस दौर में, आपके कविताओं के दौर में जी, आपकी ऐसी कौन सी कविता बहुत ही प्रिय और प्रियतम रही जी, कि हमेशा आपने उसको गुनगुनाया और उसको सुनाया और लोगों को भाव विभोर किया? जी, मैं उसकी 4 पंक्तियां आपको भी सुनाई देता हूं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी राष्ट्र पर। जिस देश के अन्न ने, जिस देश की वायु ने, जिस देश के पानी ने हमें इस लायक बनाया कि हम अपनी बात को समाज के सामने कह सकते हैं, लिख सकते हैं, उस राष्ट्र के लिए मैंने 4 पंक्तियां देखिए निवेदित करता हूं। अवश्य। कि दिल में अरिमान हो देश के वास्ते। बहुत खूब। ये दिल में अरिमान हूँ देश के वास्ते, और मान सम्मान हो देश के वास्ते। ये धर्मी मजहब से ऊपर मेरा राष्ट्र हो, धर्मी मजहब से ऊपर मेरा राष्ट्र हो, और प्राण भी हंस लुटा
देश के वास्ते बहुत खूब। प्राणी भी हंस लुटा, देश के वास्ते प्राणी भी हंस लुटा। तो देश के लिए, बहुत राष्ट्र के लिए ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह होना चाहिए। गुरुजी, आपकी हर एक बात पर कहीं ना कहीं बहुत चीजें सिखा रही हैं। जी जी। आप इस उम्र पर पहुंच चुके हैं, 55 प्लस हो गए हैं, अभी भी आप कितने घंटे अध्ययन कर लेते हैं? जी, मैं कंफर्म पक्का 24 घंटे में 6 घंटा सोता हूँ। 6 घंटे सोते हैं सोता इस उम्र में? जी, 6 घंटे में मात्र सोता हूँ। हाँ 6 घंटे में ही मैं अपनी नींद को पूरी कर लेता हूँ। हाँ और इसके बाद 24 घंटे में 6 निकाल दिए गए हाँ। तो 18 बचे। 18 बचे। 18 के बाद मैं 6 घंटे अपनी सेवाएं देता हूँ। हाँ अब मेरे पास 6 घंटे बचे। हाँ 6 घंटे में से 6 घंटे हाँ। मैं अपने मित्रों को देता हूँ हाँ। और अपनी दैनिक क्रिया में देता हूँ। क्या बात। और मेरे पास जो 6 घंटे बचते हैं, हाँ। उस 6 घंटे में मैं 3 घंटे लिखता हूँ और 3 घंटे पढ़ता हूँ। 6 का आपने खंडन किया। हाँ, डिवाइडेशन किया। बहुत खूब। हमारे जैसे कुछ मित्र आपसे मिलना चाहते हैं तो आपका मूल पता और संपर्क सूत्र? बस कुछ नहीं, इतना साधारण और इतना छोटा सा पता है। बस कमासिन रोड, नीलकंठ पेट्रोल पंप के बगल में। हाँ। कमासिन रोड, नीलकंठ पेट्रोल पंप के बगल में। हाँ। ग्राम पोस्ट बवेरू, हाँ जनपद बांदा, हाँ। उत्तर प्रदेश। जी। पिन कोड 210-121। हाँ। दूरभाष नंबर हाँ 800-42-39-966। क्या बात है। आपका संपर्क सूत्र कोई? बिल्कुल 800 जी 800 हाँ। 42-39-966। 800 हाँ। 42-39-966। अच्छा साथियों, अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो आप कब आपको फोन लगाएंगे सर? मेरा मानना है कि अगर आप शाम 8 से लेकर के 10 के बीच में बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अन्यथा की दशा में मेरा मोबाइल तो 24 घंटे चालू रहता है। क्या सर ये जो कविताओं के रूप में क्या कैरियर को बनाया जा सकता है? क्यों नहीं, कविताओं के रूप में कैरियर को बनाया जा सकता है। ये तो बड़ा छोटा सा प्रश्न है। कविताओं के रूप में देश को बनाया जा सकता क्या है। बात। कविताओं के रूप में राष्ट्र को बनाया जा सकता है। मैं आपको जीता जागता उदाहरण दे दूं। हाँ हमारे देश की महापंचायत में, अर्थात हमारे देश की पार्लियामेंट में, हाँ। हमारे देश की लोकसभा में, हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जब पैर सीढ़ियों में फिसला, हाँ। तो देश के साहित्यकार ने उनको संभाल लिया और गिरने नहीं। क्या बात है। रचना धर्मिता से केवल कैरियर नहीं बनाया जा सकता, राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, संस्कृति का निर्माण किया जा सकता है, संस्कारों का निर्माण किया जा सकता है। व्यक्ति मर जाता है, कभी कभी मरता नहीं मरता, कभी स्वर्गीय नहीं होता है, इसलिए कि कभी अपनी कलम के साथ इस समाज में हमेशा जिंदा रहता है। क्या बात है। गुरुजी, आप अपने आदर्श के रूप में किन किन कवियों को मानते हैं? जी, मैं एक खास बात है मुझ में। हाँ। मैं किसी को छोटा और बड़ा कवि नहीं मानता। जी साहित्य के क्षेत्र में, हाँ रचना धर्मिता के क्षेत्र में हाँ बिल्कुल कोई न छोटा कवि है, हाँ न कोई बड़ा कवि है, जी न कोई 3 नंबर का कवि है, न कोई 33 नंबर का कवि। जी जी। क्योंकि जो रचना धर्मिता की चेन है, इसके दोनों सिरे फिर जुड़े हुए हैं। बहुत खूब। यानी यह चेन लंबाई में नहीं है बल्कि वृत्ताकार में। हाँ। और जब वृत्ताकार में ये चेन है, तो न कोई फर्स्ट कड़ी है, न कोई लास्ट कड़ी है। आज तक जितने भी रचनाकार रहे हैं, वो सभी हमारे आदर्श हैं। जो वर्तमान में हैं वो सभी मेरे वरिष्ठ हैं, जो आएंगे वो सभी मेरे अनुज होंगे। सबका स्वागत, सबका सम्मान, सबका तहे दिल से। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने अपना गोल्डन टाइम हमें दिया और हम भी मिले आपसे, एकदम रूबरू हुए और दिल से दिल की बातें हुई, बड़ा अच्छा लगा। जैसे बहुत सारे लड़कों के मन में ये चीज आएगी कि हमको भी कवि बनना है जी। तो क्या कवि बनने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं या बचपन से ही इन चीजों का अनायास शौक होता है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो कुछ बनने के लिए मैं कवि की बात नहीं करता। हाँ।
कुछ बनने के लिए, हाँ, जो भी आप चाहते हैं कि मैं फला बन जाऊं, उसके बनने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासा होना चाहिए। आपको थाली में रखा हुआ भोजन तब तक अच्छा नहीं लगेगा जब तक आपको तीव्र भूख नहीं होगी। करेक्ट। आपको अच्छा पानी तब तक नहीं लगेगा जब तक आपको तीव्र प्यास नहीं लगेगी। और एक बात और बता दूं मैं, आपको वो भोजन भी आपके शरीर के अंदर जा करके आपको अच्छी तरह से तब सूट नहीं करेगा, तब तक नहीं सूट करेगा जब तक आपको तीव्र भूख नहीं लगेगी। यानी बिना भूख के खाया हुआ भोजन बराबर अपच, नुकसानदेह, चूर्ण खाना पड़ेगा। पर भूख में अगर आपने प्याज की चटनी और रोटी भी खा ली है तो वो बिल्कुल आपको पनीर को फेल करती हुई होगी। इसी तरह आप क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए जी। आप कभी बनना चाहते हैं हाँ। तो आपके अंदर एक ये लालसा होनी चाहिए कि मुझे कविताएं लिखना है। तो फिर कविताएं लिखना है तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप कविताएं पढ़िए, आप लिखिए और पहले पढ़िए और पढ़ के जानिए कि कविताएं होती क्या। जब तक आप कविताएं नहीं समझ लेंगे, जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूं, आपके हाथ में एक 100 का नोट है, उसमें महात्मा गांधी जी का चित्र बना है, उनका चश्मा भी बना है, उसमें 100 रुपए भी लिखा है, ठीक है ना, उसमें अशोक का चिन्ह भी बना है। तो क्या आप उसको 100 की नोट मान लेंगे? हम नहीं मानेंगे। आप मान लेंगे तो मान लेंगे। ये एक तरफ कहता है ना, नोट का एक पहलू कहता है ना कि ये 100 भी लिखा है, अशोक का चिन्ह भी बना है, महात्मा गांधी का चित्र भी बना है, उनका चश्मा भी बना है, सारा सब कुछ है, लिखा भी है, 100 रुपए, तो हम 100 रुपए मान लें? ना ना ना, उस पलट करके उसका दूसरा पक्ष देखेंगे कि क्या भारत की आरबीआई ने इसमें 100 रुपए की गारंटी ली है? यदि भारत की आरबीआई ने कहा है कि मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, तब तो 100 का नोट है। अगर भारत की आरबीआई ने 100 रुपया अदा करने का वचन नहीं दिया तो फिर वो बच्चा बैंक का नोट। करेक्ट, बच्चा बैंक का नोट, वो बच्चा बैंक का नोट है और वो कहीं नहीं चलेगा, उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वो मेरे कहने का मतलब ये कि उसके दोनों पक्ष हम देखें। हम कवि बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कवि बने इसके पहले हम कई एक कवियों को पढ़े। कितने शिष्य आपने तैयार किए? मेरे कोई शिष्य नहीं है। अच्छा। मेरे पास वो उस्ताद ही उस्ताद है। जैसे हमारे को उस्ताद सौरभ जी हैं, हमारे और उस्ताद हैं, क्योंकि ये रचना धर्मिता साहित्य के क्षेत्र में। संगीत से भी आप प्रभावित हैं? जी जी, मैं संगीत से भी प्रभावित हूँ। कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं? मैं बजाता था लेकिन बजाता नहीं हूँ। मैं हारमोनियम किसी समय बजाता। कोई पुराना गीत 2 लाइन गुनगुना दीजिए? जी मैं सुनाऊंगा एक गीत। एक बड़ा चर्चित गीत हुआ करता था। जी जी। और उस गीत पर मैंने किसी समय एक लाइनें लिखी थी जी। देखिए उसको सुना रहा हूँ। अवश्य। पहले मैं सुना दूं आपको एक चर्चित गीत की एक लाइन, और उसके बाद फिर अपनी लाइन। एक चर्चित गीत था, आज से मुझे लगता है कि 2500 साल पहले उस समय का एक गीत था। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, वो शैया निकस गए मैं न लड़ी थी। क्या बात। उस पर मैंने सीता हरण के एक चित्रण को मैंने चित्रित किया था। सीता जी का हरण हो गया था, रावण उनको लेकर के जा रहा था, और इसके बाद फिर जटायु की और रावण का युद्ध हुआ, किंतु जटायु हारा। सीता को ले जाने में रावण सफल हुआ, और राम खोजते खोजते जब जटायु के पास पहुंचे, वो जटायु से प्रश्न किया तो जटायु ने अपनी बात को रखा था राम के सामने। वह गीत इस तरह मैंने लिखा था कि दैशी कंधरी की 20 भुजाएं, ना जाने कौन सी सीता हरी थी, और श्वासा निकस गई आशा पड़ी थी, श्वासा निकस गई आशा पड़ी थी। ऐसा करके उस जटायु ने राम से कहा कि सीता को हर करके रावण ले गया है, और उस रावण के पास 20 भुजाएं थी। ये तो मैं पक्का नहीं बता सकता कि किस नंबर की भुजा ने सीता का अपहरण किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि सीता रावण के पुष्पक विमान में प्राणहीन जैसी
पड़ी थी, किंतु उसकी आस आपके मिलन की लगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप देख रहे हैं, इधर छायाकार हमारे दिखाएंगे विविध प्रकार की पुस्तकों से सुसज्जित ये खूबसूरत अलमारी, और इधर आप देख रहे हैं इस गुलाबी रंग के कक्ष को, इसमें सुनहरे रंग के ढेर सारे पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। इस कक्ष को गुरु जी का ये शयन कक्ष है। जब इस पर सोते हैं और इन चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा फील होता है कि ये सब अपनी मेहनत का नतीजा है। और दोस्तों अपने कोई भी काम को आप छोटा मत समझिए, जो भी आपके अंदर कला हो आप ये मत सोचिए कि वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। आप एक बार आइए, अगर आप अच्छा गाते हो तो गाइए, अगर आप कविताएं लिखते हैं तो कविताएं लिखिए, अगर आपको टूरिस्ट होने का मन करता है तो टहलिए, घूमिए, तरह तरह की जगहों को से रूबरू होइए। अथा तो घुमक्कड़ों जिज्ञासा जैसी पुस्तकों को आपने पढ़ा होगा। तो जैसे हमारा शौक है वीडियो करना और लोगों से मिलना, इंटरव्यू करना, ये कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो आज का ये जो दिन मेरे लिए बेहद ही खास हुआ और गुरु जी से बहुत ही खूबसूरत बातें हुई। और आप सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि आप एक छोटा सा कमेंट जरूर किया करें, और जो भी आपके क्षेत्र में ऐसे ही खूब महान लोग हुआ करें हमें सूचित किया करें, हम जाएंगे, वीडियो करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं विराम करूंगा। सभी सम्मानित साथियों को दिव्य प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।